दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है और इसके पहले हमने पार्ट 1 को बना रखा है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और बाकी ये जो पार्ट 2 है ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। अब यहाँ पर जो हमने पार्ट 2 वीडियो में जो हमारा अंतिम टॉपिक था वो हमारा था विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमने निकाला था। अब इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब इस चीज को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद में उस बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है। ये कुछ इस प्रकार से हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया और इसको हम यहाँ से नाम देते हैं, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अब एक चीज हमको पता है कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो हमारा एक आवेश प्लस क्यू आवेश होगा और जो दूसरा आवेश होगा वो हमारा माइनस क्यू आवेश होगा। ये चीज हमको पता है क्योंकि एक आवेश हमारा धन आवेश होता है और दूसरा हमारा ऋण आवेश होता है। साथ में ये जो विद्युत द्विध्रुव में ये जो आवेश होते हैं ये एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की जो अल्प दूरी है, इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो मान लेते हैं 2l है। तो यहां से हमने इसकी दूरी को 2l कर दिया। अब यहां पर क्या है कि अगर हम इसके मध्य बिंदु पर, ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु को हम मान ले O, ये जो हमारा मध्य बिंदु है ये मान ले O, तो यहां पर अगर O से R दूरी पर, ये कुछ इस प्रकार से O से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए इस विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर एक बिंदु यहां पर P स्थित है और हमें इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया AB जिसमें हमारा एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश हो गया। इसका जो मध्य बिंदु है वो O हो गया और इसकी जो लंबाई है वो 2l हो गई। अब ध्यान दीजिए इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाती हुई दूरी P पर, यानी दूरी यहां पर जो इसकी है वो मान लेते हैं R दूरी पर स्थित, ये जो इसकी दूरी है ये मान लेते हैं कि R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इस चीज को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उस चीज को जानते हैं। दोस्तों हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे अर्थात V1 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में इस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे अर्थात V2 का मान निकाल लेंगे। और जब दोनों आवेश के कारण विभव के मान यहां पर मिल जाएंगे तो जब हम इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान निकालेंगे अर्थात B का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 और यही हम कर देंगे और हमारा जो P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान होगा वो यहां पर हमको मिल जाएगा। यही हमको करना है। तो अगर हमें V1 निकालना है अर्थात इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है तो हमें जरूरी क्या है, हमें इसके बीच की दूरी जरूरी है। तो इसकी जो बीच की दूरी है इसको हम क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। उसके बाद में अब जब इसका जो बीच का दूरी है वो R1 हो गया तो अब हम इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल पाएंगे। साथ में यहीं पर ये जो हमारा माइनस क्यू है इससे अगर हम इस P बिंदु तक की जो दूरी है इसको यहाँ पर अगर ड्रा करते हैं तो ये कुछ हो जाएगी और इसको हम मान लेते हैं इसको R2 अर्थात हमने क्या किया, इस माइनस क्यू और P के बीच की जो दूरी है उसको हमने R2 मान लिया। अब जब हमें ये दूरी पता चल गई ये वाली तो अब हम इस प्लस माइनस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर निकालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको दो भागों में यहाँ से डिवाइड कर देंगे और अब हम क्या करेंगे V1 का मान निकालेंगे अर्थात प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव
अब यहाँ पर जो विद्युत विभव होगा वो हमारा क्या होगा, V1 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके कारण इस बिंदु पर जब विभव का मान निकालेंगे तो V1 होगा, और इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर जब विभव का मान निकालेंगे तो V2 होगा, तो V1 बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, किसी एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विभव का जो मान होता है वो हमारा होता है V = 1/4πε0 × Q/R। इस चीज को इसके पहले वाले पार्ट में हमने प्रूव कर रखा है, तो ये चीज हमको पता है कि एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो होता है V = 1/4πε0 × Q/R। तो इसी सूत्र से हम इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा ये जो Q है ये आवेश है, तो यहाँ पर हमारा प्लस Q है तो हमने यहाँ पर Q लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारी क्या है, R दूरी है, तो यहाँ पर हमारे इसके बीच की दूरी क्या है, R1, तो यहाँ पर हम R के स्थान पर R1 लिख देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। अब अगर माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा V2 = 1/4πε0 इंटू, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश हमारा क्या है माइनस Q, तो यहाँ पर जब माइनस Q रखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा, तो माइनस को हम क्या करते हैं यहाँ पर आगे कर लेते हैं और यहाँ पर Q यहाँ पर लिख देते हैं, इतनी बात हो गई। और बीच की दूरी क्या है R2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, अर्थात B2 का मान यहाँ से मिल गया। अब हमको क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा V = V1 + V2, यही तो हो जाएगा। हमने क्या किया कि इसके कारण जो इस P बिंदु पर विद्युत विभव था वो, और इसके कारण जो इस P बिंदु पर विद्युत विभव था वो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब यहाँ से हम V1 का मान और V2 का मान रख देंगे, तो जब हम V1 और V2 का मान रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमें मिलेगा V = ध्यान दीजिए V1 का मान और V2 का मान, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1/4πε0 और Q, और यहाँ पर भी देखो 1/4πε0 और Q दोनों पद में है, तो ऐसे कंडीशन में हम इन चीजों को कॉमन कर लेंगे, अर्थात Q/4πε0 को कॉमन कर लेंगे और बचेगा अंदर क्या, V1 के स्थान पर अब क्या बचेगा, चूंकि इतना पद हमारा कॉमन हो गया, अब बचेगा क्या 1/R1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R1, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से भी Q/4πε0 बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा 1/R2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/R2, इतनी बात हो गई। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन कर लिया है यहाँ पर दोनों पद से, तो दोनों पद से जब कॉमन होंगे तो दोनों पद में क्या बचा, यहाँ पर केवल 1/R1 बचा और यहाँ पर भी 1/R2 बचा, तो यहाँ पर हम जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा बाहर हो गया 1/R1 - 1/R2 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा सा अगर हम हल करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा V = Q/4πε0 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा R2 - R1 और ये इंटू में हो जाएगा, अर्थात R1 × R2 हो जाएगा। ये हमारा मान हो जाएगा V का। ये जो हमें मान मिला इसको हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, और ये जो हमें मान मिला है ये क्या है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर क्या है, ये R1 और R2 के पद में ये चीज आया है। अब यहीं पर अगर हम यहाँ पर क्या कर ले जाएं, अगर इस R1 और R2 का मान निकाल ले जाएं तो हमें एक्चुअल वैल्यू इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विभव का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम R1 और R2 का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे R1 और R2 का मान निकालने पर यहाँ पर लिखेंगे R1 व R2 की गणना, R1 व R2 की अब गणना करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या, इस चित्र में थोड़ा बदलाव करेंगे। चित्र में बदलाव के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस A बिंदु से हम इस वाले रेखा पर यहाँ पर हम एक क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। और उसके बाद में इस वाले लाइन को हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, ये यहाँ तक हमने इसको बढ़ा दिया। और अब हम क्या करेंगे कि इस वाले बिंदु से इसको कुछ इस प्रकार से लंब डालेंगे, अर्थात इस बिंदु से हम इस वाली रेखा पर लंब डालेंगे। और ये जो लंब आया है, इसकी जो हम मान ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये यम बिंदु पर आकर मिला है। और ये जो हमारा लंब गया है, ये जो हमारा आया है, ये मान लेते हैं कि ये यन बिंदु पर आकर मिला है। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इस A बिंदु से इस वाली बीच वाली रेखा पर लंब डाल दिया है। लंब डाला तो यहाँ पर ये आकर यम बिंदु पर मिला, और इसको हमने डॉट लाइन द्वारा बढ़ाकर यम तक किया, और इस बिंदु से इस पर हमने यहाँ पर लंब डाल दिया। दोनों चीजें यहाँ पर कर ली। अब ध्यान दीजिए, अब चूंकि ये दोनों कोण इस प्रकार से हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। अर्थात इस चीज को यहाँ से हम मिटा दें तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा ये भी हमारा कौन सा कोण होगा, थीटा कोण होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम करेंगे कि ये जो दूरी है ये निकालेंगे और ये जो दूरी है ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाली दूरी अर्थात O से लेकर यम तक की दूरी को निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज AM, यहाँ पर लिखेंगे AOM में। जब त्रिभुज AOM में देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, cos थीटा लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा में हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला पद अर्थात ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा, लंब होगा। तो इससे मतलब नहीं है, हम लेंगे क्या, cos थीटा लेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार और कर्ण की हमें जरूरत है। लंब इस थीटा के सामने वाला पद, ये वाला जो लाइन होगा ये लंब होगा। अब बचेगा क्या, ये वाला लाइन हमारा आधार होगा और ये वाला जो हमारा लाइन होगा ये लंब होगा। तो ध्यान लीजिए कि अगर ये यहाँ से जो हमारा प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, इसके बीच की दूरी अगर 2l है और ये जो O बिंदु है ये इस मध्य बिंदु में स्थित है, तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी है ये क्या होगी, l होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये विद्युत द्विध्रुव दो भागों में डिवाइड हो गया है। ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर अगर इसकी पूरी दूरी 2l है तो जब मध्य बिंदु O है तो मध्य बिंदु के उस साइड वाला जो दूरी होगा वो क्या होगा, 2l है तो यहाँ पर l हो जाएगा और इसकी आधी दूरी l हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर ये दूरी l हो गई, ये दूरी l हो गई, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, AOM अर्थात त्रिभुज AOM की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर लिया है cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा इस थीटा के सामने का कोण, यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो भुजा है ये क्या होगा, ये लंब होगा। तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं, हमें केवल आधार और कर्ण पर बात करना है। तो इस थीटा के नीचे से जो ये हमारी लाइन जा रही है ये क्या होगी, ये हमारी आधार होगी। अर्थात O से लेकर यम तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी, आधार होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू आधार के स्थान पर क्या हो जाएगा, O से लेकर यम तक की दूरी अर्थात OM हो जाएगा। उसके बाद में कर्ण की अगर बात करें तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो ये हमारा ये वाला जो भुजा A से लेकर O तक की जो दूरी है ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और इसका मान क्या है, l। तो यहाँ पर नीचे हमारा मान हो जाएगा l, अर्थात यहाँ से जब हम OM का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा l cos थीटा, ये हमारा मान हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया, इस l को इस तरफ गुणा करा दिया, यहाँ पर OM बराबर हो गया l cos थीटा। इतनी बात हो गई। अब यहाँ से अगर हमें
ये O से लेकर M तक की दूरी मिल गई, अर्थात OM का मान मिल गया। तो अब हमको निकालना है O से लेकर N तक की दूरी। तो ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा कोण है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, ठीक। तो इससे मतलब है नहीं, यहां पर भी हम cos थीटा लेंगे। तो cos थीटा यहां पर जब लेंगे तो देखिए यहां पर अगर हम यहाँ पर cos थीटा लेंगे तो ये तो लंब हो गया, और इस थीटा के बगल से ये वाली जो आने वाली लाइन है ये क्या होगी, ON जो है ये हमारा आधार होगा। तो यहाँ पर आधार के स्थान पर ON लिख देंगे, आधार के स्थान पर ON हो जाएगा। उसके बाद में हमारा कर्ण जो होगा वो हमारा L हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी L हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ON का मान निकालेंगे तो L क्या करेगा, इस तरफ आकर गुणा कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ON इजिकल टू L cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ON इजिकल टू L cos थीटा, अर्थात यहाँ पर हमें क्या मिला कि ये जो दूरी हमें मिली OM का, वही दूरी हमारा ON का भी यहाँ पर होगा। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज आपको विशेष कर ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्या है कि ये जो A से लेकर P तक की दूरी है, ये दूरी ये P से लेकर M तक की दूरी के लगभग बराबर होगा। यहाँ पर अगर हम इसको खींचे, ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाली जो दूरी है ये M हो जाएगी। यहाँ पर ये वाली दूरी और यहाँ तक की दूरी को हमने कुछ इस प्रकार से खींचा। जब इस प्रकार से लाइन खींचा जाएगा तो छोटी सी दूरी यहाँ पर ये ज्यादा थोड़ा बचेगा, बाकी ये लगभग दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर ये वाली जो दूरी है, इतना सा दूरी ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नहीं तो ये जो हमारा AP है वो MP के बराबर होगा। तो एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक डस्टर है, डस्टर में से अगर हम यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकाल लें तो डस्टर में कोई परिवर्तन हुआ, डस्टर में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा पार्टिकल निकालने से इस डस्टर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ऐसे ही कि अगर ये जो दूरी है, चूंकि P बिंदु क्या होगा, जब भी विभव का बात किया जाता है तो विभव की बात करने में जो P बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो ये छोटी सी दूरी, बहुत कम दूरी, ये जो दूरी होगी ये हमारी दूरी कम होने के कारण हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP लगभग बराबर होगा MP के। तो ये चीज हम यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AP लगभग बराबर है MP के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, AP हमारा क्या है, AP दूरी हमारा R1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे R1, ये हमारा हो गया। इतनी बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये चीज अब हमें समझ में आया। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये जो दूरी हमारी है B से लेकर P तक, BP जो दूरी है ये लगभग बराबर होगा NP के। इसको भी यहां से हम बनाते हैं, यहां पर ये कुछ इस प्रकार से ये दूरी है, ये इस प्रकार से, ये हमारा N है, ये हमारा N है, ये P है और ये B है, ये N P B की बात की जाए। ध्यान दीजिए, इसमें भी ये वाली जो दूरी है ये बहुत थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या, ये P बिंदु अनंत पर स्थित है, बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो ये जो दूरी होगी ये छोटी सी दूरी, जैसे इसके पहले वाले में ये छोटी सी दूरी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इस छोटी सी दूरी से जो विभव के मान है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि NP लगभग बराबर है BP के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BP, यहाँ पर लिखेंगे BP लगभग बराबर है NP के, अर्थात ये जो दूरी है ये लगभग बराबर है इस NP के। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब जब ये इतनी बात कंप्लीट हो गई तो अब हमको क्या करना है कि हम, चूंकि ये जो हमारी दूरी है क्या है, B से लेकर P तक की दूरी क्या है, R2 है, तो यहाँ पर R2 लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस NP के स्थान पर, इस NP यहाँ पर लिखा हुआ है NP, अर्थात R2 का जब मान निकालेंगे तो NP के स्थान पर कुछ करना होगा, और यहाँ पर जब R1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हमारा क्या है, R1 इसके बराबर है MP के। तो देखिए यहाँ पर जब हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे R1 इजिकल टू, यहाँ पर क्या है, MP के बराबर है, M से लेकर P तक की दूरी के बराबर है, तो MP के स्थान पर R1 बराबर MP है। ध्यान दीजिए, R1 बराबर क्या हो जाएगा, MP के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी अगर माइनस कर दे तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से O से लेकर P तक की दूरी क्या है, हमारा R है, R में से
इतनी वाली दूरी में से इतनी दूरी, ये जो हमारा OM दूरी है इसको माइनस कर दे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो R में से हम OM का मान क्या मिला है, L cos थीटा, तो क्या हो जाएगा L cos थीटा। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए यहां से हमको क्या मिला, R1 का मान मिला R माइनस L cos थीटा। उसके बाद में यहीं पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम चूंकि क्या है, चूंकि यहाँ पर अगर देखें तो R2 बराबर है किसके, NP के, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 बराबर है NP के। तो NP के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, NP ये है, NP में हमें OP का मान दिया है अर्थात R दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R2 इजिकल टू R, ये वाली दूरी R, और इसी में ये वाली दूरी जोड़ दे O से लेकर N तक की दूरी अर्थात ON का मान, तो ON का मान हमारा क्या है L cos थीटा, तो प्लस L cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा R2 का मान और ये हमारा हो जाएगा R1 का मान। इतनी बात हो गई। अब हम करेंगे क्या, R1 का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे और R2 का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे और हमें हमारा जो एक्चुअल मान होगा वो हमको मिल जाएगा। तो हम करते क्या हैं, यहाँ से हम इस चीज को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखते हैं, R1 बराबर मिला क्या, R माइनस L cos थीटा, और उसके बाद में हमें क्या मिला, R2 इक्वल टू मिला R प्लस L cos थीटा। इतनी बात मिली और इस चीज को यहाँ से हम थोड़ा खाली कर लेते हैं जिससे हम सॉल्यूशन निकाल पाए। इतनी बात हो गई। अब जब मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर R2 के स्थान पर देखो V इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 नहीं बल्कि Q है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ध्यान दीजिए यहाँ पर R2 के स्थान पर ये वाला मान होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा दूसरे कलर में लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद में माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 का मान, तो R1 का मान रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। इतनी बात यहाँ पर हो गई और यहीं पर ये भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा R1 इंटू R2, तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V इजिकल टू मिलेगा यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान दीजिए इसका कोष्ठक खोल देंगे तो हमारा हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस L cos थीटा। इतनी बात हो गई। और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, तो ये सूत्र जब लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर हमको पता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी लिखा है, तो इसके स्थान पर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये चीज हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि V यहाँ पर देखो ये R से R कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, और उसके बाद में यहाँ पर बचेगा क्या, चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो ये प्लस लगा रहेगा, तो यहाँ पर देखो L cos थीटा L cos थीटा, तो V इजिकल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2L cos थीटा अपान यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात यहाँ पर हमको मिला। अब एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्टली हल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये Q है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो Q जब अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2QL, ये हो जाएगा। और हमको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है P इजिकल टू वो क्या होता है 2QL होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2QL अर्थात यहाँ पर क्या लिखा है 2QL, तो 2QL के स्थान पर क्या रख सकते हैं P, तो यहाँ पर P हो जाएगा, तो यहाँ पर P cos थीटा हो जाएगा, तो इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा P, ये चीज ध्यान में रखिए। दूसरी चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये दूरी क्या है L स्क्वायर, L क्या है हमारा इस विद्युत द्विध्रुव की आधी दूरी, और विद्युत द्विध्रुव जो
होता है इसमें ये दोनों जो आवेश होते हैं वो अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए इतनी दूरी पर, और जब इसके आधी दूरी की बात की जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा कम दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो r की अपेक्षा में, अर्थात ये वाली जो दूरी, ये हमारी जो दूरी है, इसकी अपेक्षा में ये जो l का मान है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बहुत ही ज़्यादा कम होने के कारण हम इस l स्क्वायर को शून्य मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो शून्य से जब इसमें गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा ये पद, अर्थात नीचे केवल r स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, हमको मिलेगा v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 2ql के स्थान पर p, अर्थात यहाँ पर p हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये वाला पद गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने l को क्या मान लिया, नगण्य अर्थात शून्य मान लिया। तो ये पद खत्म हो जाएगा और हमें बचेगा यहाँ पर r स्क्वायर, और यहाँ पर इतने के स्थान पर क्या हुआ है p, तो p और बाकी बचा क्या cos थीटा। तो ये जो हमको मान मिला है यही हमारा होगा इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान। तो इस चीज का यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये जो हमारा टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। अब इस चीज को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर इसके मान को निकालेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। यानी कि अगर इस चीज को अगर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर जब चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है। इस पर हमारा यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इस पर जो है वो हमारा एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है विद्युत क्षेत्र। अब देखो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो इस साइड में होगा और इसके कारण इस साइड में, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र का हमारा डायरेक्शन होगा उस साइड में। इतनी बात हो गई। अब विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन, अर्थात इस आवेश से इस Q0 को दूरी परिवर्तन किया जाए। मान लेते हैं कि इसको dr दूरी परिवर्तित कर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में इस P बिंदु तक लाने में जो हमारा दूरी परिवर्तन होगा और दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव परिवर्तन की दर होगी वही हमारी विभव प्रवणता कहलाएगी। अर्थात यहाँ पर जो इस Q0 को जब हम दूरी परिवर्तित कर अर्थात इसको दूर भगाएंगे, दूरी जब इसकी बढ़ाएंगे तो ऐसे कंडीशन में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव के मान में भी परिवर्तन होगा और इसी के दर को अर्थात दूरी परिवर्तन और विभव के परिवर्तन के दर को ही हम क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। अब यहाँ पर कैसे पता चला कि जो दूरी परिवर्तित करेंगे तो विभव के मान में परिवर्तन होगा, तो उस चीज को जानते हैं। V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। इसको जस्ट अभी एक बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो V होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q/R की। यही तो कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा नियतांक है, ये हमारा नियतांक है। बाकी यहाँ पर V जो प्रोपोर्शनल होता है वो Q/R के। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि अगर R का मान बढ़ेगा तो B का मान घटेगा और R का मान घटेगा तो B का मान बढ़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दूरी जैसे ही बढ़ाएंगे विभव हमारा घट जाएगा, दूरी जैसे घटाएंगे विभव हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमें क्या पता चला कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम एक बार मान रखकर देखते हैं। जैसे B प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पर हम Q का मान मान लेते हैं कि 10 कूलाम दे दिया गया। ठीक, अब R का मान जैसे 2 होगा तो ऐसे कंडीशन में विभव का मान हमको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। और यहीं पर R का मान जैसे 3 कर दिया जाए या मान लेते हैं 5 कर दिया जाए तो विभव का मान हमारा घटकर 2 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे दूरी बढ़ा विभव घट गया। यही चीज हम यहाँ पर कह रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव के परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, dB/dr। dB/dr का मतलब क्या हुआ कि दूरी अगर परिवर्तित की जाती है तो विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। अर्थात जैसे ही हम यहाँ पर दूरी बढ़ाएंगे विभव का मान घट जाएगा।
जैसे दूरी घटाएंगे विभव का मान बढ़ जाएगा। तो ये हमारा है विभव प्रवणता। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक होगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमें विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है तो ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। साथ में ध्यान दीजिए, अगर इस क्यू नॉट को इस dr दूरी को तक ले जाकर आगे विस्थापित करना है तो हमें कुछ बल लगाना होगा। तो वो जो बल होगा, इस पर जो बल लगाना होगा वो क्या होगा, हमें पता है F = होता है QE। तो बल किस पर लगाना है, क्यू नॉट पर। तो यहाँ पर क्यू नॉट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र हमारा E है तो E ही हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हमें जो बल मिलेगा, बल क्या होगा, क्यू नॉट E होगा। अर्थात ये जो क्यू नॉट है इस पर हमें बल लगाना होगा, F = क्यू नॉट E पर लगाना होगा। तो बल का मान ये हो जाएगा। साथ में अब हम यहाँ पर देखो, इस क्यू नॉट को अगर इस P बिंदु तक लाना है, अर्थात dr दूरी विस्थापित करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्यू नॉट को dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, एक छोटी सी दूरी है, dr दूरी विस्थापित करनी है, तो कार्य का मान जो हमारा होगा वो dw हो जाएगा। तो dw बराबर, ध्यान दीजिए, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है, एक बार यहीं पर हम लिख देते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, इसको हम बार बार बताते चले आ रहे हैं। बल का मान हमारा क्या हो जाएगा, बल का मान हमारा क्या दिया है, F = क्यू नॉट E। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बल के स्थान पर लिखेंगे क्यू नॉट E। इतनी बात हो गई। दूसरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो dr दूरी है वो किस तरफ विस्थापित हो रही है, इस डायरेक्शन में, अर्थात विपरीत डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि इस dr का जो मान होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, अर्थात -dr ये हो जाएगा। इतनी बात हो गई। यहाँ से हमको dw की मान ये मिल गई। अब जब हम इसको इस साइड में हल करेंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्यू नॉट को इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dw/q0 = यहाँ पर हमारा माइनस आगे आ जाएगा, अर्थात E/dr, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -E/dr। यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्यू नॉट को आगे कर लिया, तो यहाँ पर गुणा कर रहा था, यहाँ पर भाग किया, तो dw/q0 हो गया, E/dr बचा, E/dr हो गया। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, हमें पता है V = क्या होता है, W/q0, यही तो होता है। अब यहाँ पर अगर छोटी सी दूरी के लिए कार्य है तो यहाँ पर हमारा dw होगा, अब यहाँ पर db हो जाएगा, अर्थात db = क्या होगा, dw/q0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसके स्थान पर dw/q0 के स्थान पर db रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे db = -E/dr। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस dr को इस साइड में ले आएंगे तो हमें E का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, db, और dr इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, गुणा भाग करेगा, तो dr हो गया और माइनस आ जाएगा, अर्थात यहाँ से जो हमको E का मान मिला वो क्या मिला, db/dr के। अर्थात यहाँ पर देखिए db/dr क्या है, विभव प्रवणता, यहाँ पर क्या है, db/dr, अर्थात ये तो विभव प्रवणता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि जो विद्युत क्षेत्र है वो विभव प्रवणता के माइनस चार्ज के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर ऋणात्मक मान के बराबर होगा ये विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा होता है विभव प्रवणता। इस चीज का आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पर हमने समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिख दी है। सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का जो मान है वो विभव का मान समान है, अर्थात यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है। प्रत्येक बिंदु पर, ये जो पूरा पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो समान है।
तो ये जो हमारा पृष्ठ हुआ, ये क्या हुआ, समविभव पृष्ठ हुआ। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण वो जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पहला गुण तो ये हो गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरी बात आप जान लीजिए कि समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। अर्थात इस चीज को अगर हम समझें तो मान लेते हैं कि ये कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, ये बी बिंदु पर है, बी बिंदु है। इस पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि हर बिंदु पर बी है। और इस पर विभव का मान क्या होगा, बी होगा। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि विद्युत विभवांतर बराबर क्या होता है, VB माइनस VA, यही तो होता है। तो BB अर्थात इस पर जो विभव का मान क्या है, B है, तो यहां पर B हो जाएगा और माइनस लग जाएगा। यहाँ A बिंदु पर विभव का मान क्या है, V है, तो यहाँ पर भी B हो जाएगा, अर्थात इसका मान जो आएगा वो शून्य हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिला, जो विभव का मान मिला वो क्या मिला, हमको शून्य मिला। इतनी बात हो गई। दूसरी बात आप जान लीजिए कि जो समविभव पृष्ठ होता है इसमें किसी एक बिंदु से, मान लीजिए ए बिंदु है, इस पर कोई एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। अगर इस Q नॉट आवेश को इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाना है तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा उसका मान भी यहाँ पर शून्य होगा। ध्यान से समझिए कि यहाँ पर मान लेते हैं ए बिंदु पर इस समविभव पृष्ठ के एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, तो इस Q नॉट आवेश को अगर हमें किसी दूसरे बिंदु तक, मान लेते हैं बी बिंदु तक ले जाना है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। कैसे होगा इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। चूंकि हमको पता है, क्या पता है कि जो विभवांतर बराबर होता है VB माइनस VA इजिकल टू क्या होता है, W अपान Q नॉट, यही तो होता है। तो अब यहां से क्या है, विभवांतर का मान हमें क्या मिला है, शून्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W अपान Q नॉट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जब Q नॉट इस तरफ आएगा, गुणा करेगा तो हमको क्या मिलेगा, Q नॉट से 0 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात W का मान शून्य मिलेगा। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि अगर कोई एक यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है और उसको दूसरे बिंदु तक ले जाना है किसी समविभव पृष्ठ में, तो ऐसे कंडीशन में जो कार्य करना पड़ेगा इस Q नॉट को वहां तक ले जाने में, वो कार्य का मान शून्य। तो ये कुछ हमारा होता है समविभव पृष्ठ। इस समविभव में पृष्ठ में जो हमारे विभव के मान होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर समान होते हैं, विभवांतर का मान शून्य होता है और किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसका मान भी शून्य होता है। इतनी बात हो गई। और साथ में ये चीज आप जान लीजिए कि कोई एक पृष्ठ जो होता है वो पृष्ठ हमेशा क्या होता है, वो एक समविभव पृष्ठ होता है। तो इस चीज का भी यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर इस चीज को सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद में चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने कि आवेशों को एक दूसरे से दूर या पास लाने में किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं, जिसे उस निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या स्थित है, मान लेते हैं Q स्थित है, और उसके बाद में यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या स्थित है, यहाँ पर भी एक प्लस Q स्थित है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस Q आवेश को अगर हमें इस बिंदु तक लाना हो, मान लेते हैं कि ये A बिंदु पर स्थित है, ये B बिंदु पर स्थित है और ये P बिंदु है। अगर हमें इस प्लस Q आवेश को इस P बिंदु तक लाना है तो चूंकि ये प्लस Q आवेश है, इसको Q नॉट कर लेते हैं, ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमें क्या करना होगा कि अगर इस Q नॉट को इस P बिंदु तक लाना है तो इसको यहाँ तक लाने में किया जाएगा एक कार्य। तो जो कार्य हमारा होगा वही कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और यही स्थितिज ऊर्जा जो हमारी होगी ये कहलाएगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारी होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम चलेंगे अपने इसी टॉपिक में। ये हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इस चीज को समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमको चित्र बनाना होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश प्लस Q1 स्थित है
और उसके बाद में ये ए बिंदु पर स्थित है। उसके बाद में मान लेते हैं अनंत पर कोई एक बिंदु स्थित है और मान लेते हैं ये बी बिंदु है और इस पर जो आवेश है वो मान लेते हैं Q2 है। अब यहाँ पर इसको लाना कहाँ पर है, मान लेते हैं कि ये P बिंदु है, इस पर लेकर आना है। तो यहाँ पर इस B बिंदु पर जो Q2 है इसको यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य होगा यहाँ तक लाने में इस Q2 को, यही कार्य इस निकाय में संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और वही स्थितिज ऊर्जा हमारा कहलाएगा ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान दीजिए, चूंकि इस Q2 को इस P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा, चूंकि हमको पता है, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमको पता है V इजिकल टू होता है W/Q0, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है Q2, तो यहाँ पर Q0 ना होकर Q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कार्य का मान हमें मिलेगा W इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q2V हो जाएगा। ये कार्य क्या होगा, ये कार्य हमारा होगा इस Q2 को इस P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हम इस Q1 के कारण इस P बिंदु पर विभव की बात करें, तो हमको पता है कि एक आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विभव का जो मान होता है वो होता है V इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। इस चीज का यूज हम बारी बारी से अभी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला मान हमको पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस Q1 के कारण इस P बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q1 के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। तो हमारा क्या हो जाएगा, V इजिकल टू हो जाएगा, V इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4πε0 इंटू, ध्यान दीजिए आवेश क्या है Q1 के कारण इस P बिंदु पर, तो आवेश क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। और उसके बाद में बीच की दूरी हमारी क्या है, दूरी जो होगी इसको हम मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी R है, तो यहाँ पर दूरी हमारी R हो जाएगी। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे कि हम इसको B, जो B का मान है इसको यहाँ पर इस B में रख देंगे। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे B का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब B का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे अर्थात यहाँ पर रखेंगे, तो हमको मिलेगा क्या, W इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q। देखो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, B के स्थान पर ये वाला मान रखने हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/4πε0 इंटू Q1/R। इतनी बात हो गई, इस B के स्थान पर ये मान हो गया। अब हमारा क्या बचा Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2। अर्थात यहाँ से जो कार्य का मान मिला वो क्या मिला, वो मिला W इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। इतनी बात हो गई। अब हमें पता है कि यही जो कार्य होगा, ये कार्य क्या होगा, इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और यही हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। अर्थात यही जो कार्य होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो ये हमारा Q1 Q2/R हो गया। ये हमारा हो गया स्थितिज ऊर्जा दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। तो इस चीज का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान दीजिए इस वाले वैल्यू को आपको याद रखना है। बाकी अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 2 से अधिक बिंदु आवेश। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 से अधिक, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से अधिक आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे। अर्थात 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसकी मान यहाँ पर हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हमारा 2 से अधिक होगा, मान लेते हैं 3 हमारे यहाँ पर बिंदु आवेश है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो बिंदु आवेश है एक, इसको यहाँ से हम इससे बनाते हैं, यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 स्थित है, ये मान लेते हैं A बिंदु पर स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं Q2 स्थित है, ये बिंदु B पर स्थित है।
और यहाँ पर एक बिंदु इस आवेश हमारा Q3 स्थित है। ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा पूरे निकाय के कारण अगर विद्युत विभव का मान निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, इसको कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, इसको कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर 2 से अधिक आवेश हो गए, Q1 Q2 Q3, 3 आवेश हो गए, इसको C बिंदु कर देते हैं। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी को हम मानेंगे। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा R12 का मतलब समझिए RQ1 और Q2 के बीच की दूरी, अर्थात 12 कर दिया गया। इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पर इसको कर देंगे R, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, अर्थात यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब इसको यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R 3 से 1 की, तो 3 से 1 तक की हो गई। तो ये हमारी दूरियां हो जाएंगी। अब हम करेंगे क्या, इस Q1 और Q2 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसको निकालेंगे, Q2 और Q3 के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी उसको निकालेंगे, Q3 और Q1 के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको निकालेंगे, और तीनों स्थितिज ऊर्जाओं को योग कर देंगे, और वही जो योग होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इस पूरे निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस Q1 और Q2, इस वाले Q3 को हम मतलब यहाँ पर ना रखकर, अर्थात Q3 को अनुपस्थित मानकर Q1 और Q2 की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर Q2 और Q3 की स्थितिज ऊर्जा इसके अनुपस्थिति में निकाल लेंगे, और Q3 और Q1 की स्थितिज ऊर्जा इसके अनुपस्थिति में निकाल लेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे, और हमें जो मान मिलेगा वो हमारा इस पूरे निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, इस Q1 और Q2 यहाँ पर लिखेंगे, Q1 तथा Q2 के निकाय के कारण निकाय का स्थितिज ऊर्जा, निकाय का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम इस Q1 और Q2 के बीच का जो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये U1 का मान हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये जो जब हम Q1 और Q2 के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो U1, Q2 और Q3 के बीच में निकालेंगे तो U2, Q3 और Q1 के बीच में निकालेंगे तो U3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, U1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने 2 बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या निकाला है, U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R, यह तो निकाला है। तो यहाँ पर भी 2 बिंदु आवेश हैं, इनके निकाय के कारण हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो यही सूत्र लगा देंगे। तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 है तो Q1 Q2 है तो लिख देंगे Q1 Q2, और यहाँ पर बीच की दूरी हमारी क्या है, R12, तो यहाँ पर हो जाएगा R12। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद में अब फिर दोबारा से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q2 तथा Q3 के निकाय का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये हमारा जो मान होगा ये U2 का मान होगा। किसका मान होगा, U2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे U2 इक्वल टू 1/4πε0। अब की बार इसको अनुपस्थित मानकर इस Q2 और Q3 की बात की जा रही है। तो आवेश हमारा Q2 और Q3 है, तो ऊपर हो जाएगा Q2 Q3 अपान बीच की दूरी R23, तो यहाँ पर हो जाएगा R23। इतनी बात हो गई। उसके बाद में इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे, आप दोबारा से क्या लिखेंगे, लिखेंगे Q3 तथा Q1 के बीच विभवांतर, बीच स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीच स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा U3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q3 Q1, यहाँ पर Q3 Q1 अपान यहाँ पर R31, ये हमारा हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इस पूरे निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः
पूरे निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा U इजिकल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। 3 पद तक है तो 3 पद तक हो गए। ऐसे अनंत पद तक होगा, n पद तक होगा तो ऐसे डॉट 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 लगाते आप n पद तक चले जाइएगा। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे तो मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा U इजिकल टू, ध्यान दीजिए प्रत्येक पद में क्या है 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0। तो कॉमन ले लेंगे इसको, 1/4πε0 कॉमन हो गया। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा Q1 Q2 अपान R1, यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 अपान R12 प्लस लगा है। फिर B2 में जो हमारा U2 है, U2 में क्या मिलेगा Q2 Q3 अपान R23, तो यहाँ पर लिखेंगे Q2 Q3 अपान R23। फिर उसके बाद में थर्ड वाले में जब इसमें मान रखेंगे तो ये तो कॉमन है, ये हमारा हो जाएगा Q3 Q1 अपान R31। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए इस चीज को हम थोड़ा सरल भाषा में लिख लेंगे, यानी कि छोटा कर लिख लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर 3 पद तक ही है, ऐसे 4 पद तक, 5 पद तक, 6 पद तक, ऐसे 10 पद तक या अनंत पद तक चला जाए, ऐसे U1 U2 का मान, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आवेश निकाय हो जाए तो लिखना थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको छोटा करें तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा U इजिकल टू 1/4πε0 और समेसन लगाएंगे। समेसन में यहाँ पर लिखेंगे I बराबर 1 और J बराबर, यहाँ पर I और J यहाँ पर लिख लेंगे। J बराबर यहाँ पर I बराबर 1 हो जाएगा और J बराबर 1 से हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर I डज नॉट इक्वल टू J हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है, I बराबर 1 हमने ले लिया, J बराबर 1 से ले लिया, लेकिन यहाँ पर I डज नॉट इक्वल टू J होगा। और ये कितने पद तक है, 3 पद तक गया है, तो 3 पद तक कर लिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे Q1, देखो QI लिखेंगे, QI और J लिखेंगे और नीचे हमारा हो जाएगा RIJ। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, पहले इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/4πε0 तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा है QI QJ। अब यहाँ पर I बराबर 1 से, J बराबर 1 से, लेकिन I डज नॉट इक्वल टू J। तो ये ऐसे कंडीशन में होगा क्या, I बराबर 1 रख देंगे एक कंडीशन में, प्लस लगाएंगे सेकंड वाले में, यहाँ पर 2 हो जाएगा, थर्ड वाले में 3 हो जाएगा। 3 पद तक जाना है, 3 पद तक जाएंगे। उसके बाद में R1 रख देंगे, उसके बाद में 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 1 से 3 तक जाना है तो 3 पद तक योग के रूप में लिखेंगे। ऐसे J बराबर, अब देखिए I बराबर J है नहीं, 1 से जाना नहीं, अर्थात यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया जाएगा। तो Q2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज को यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप इस चीज को यहाँ से ना लिखकर बस इस चीज को यहाँ से मिटा सकते हैं। और मिटाने के बाद में ये जो मान है ये आपका हो जाएगा इस पूरे निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा। अब यहीं पर अगर ये बहुत ज्यादा अनंत पद हैं, अर्थात अनंत पद तक या n पद तक आवेश हैं, तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है इसको n भी आप लिख सकते हैं। और अगर ये 3 नहीं है तो यहाँ पर जैसे 4 है तो 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 था तो हम 3 लिख दिए। तो ये हमारा हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा बहुत सारे आवेश निकायों के लिए। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित कर दे रहे हैं ये, और विद्युत क्षेत्र जो है वो मान लेते हैं E है। इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है और मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब हमको पता है कि विद्युत द्विध्रुव है तो इस पर जो एक आवेश होगा वो क्या होगा, -q आवेश होगा और ये हमारा +q आवेश होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये +q आवेश है और विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर एक बल कार्य करेगा बाहर की ओर, और ये -q आवेश है और विद्युत क्षेत्र में रखा है
तो इस पर एक बल करेगा कार्य इस तरफ, अर्थात यहाँ पर एक बलयुग्म कार्य करेंगे। और ये जो बलयुग्म का मान होगा, अर्थात ये जो बलयुग्म क्या होगा, ये क्या है कि ये जो बलयुग्म लग रहा है ये इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, ये इसको नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। अर्थात ये जो बलयुग्म लग रहा है ये इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के संरेय करने का प्रयत्न कर रहा है, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस चीज को हम चैप्टर नंबर 1 के सबसे अंतिम टॉपिक में इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये बलयुग्म लग रहा है, इस बलयुग्म का जो मान होता है वो क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें पता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा क्या है, ये जो बलयुग्म लग रहे हैं यही बलयुग्म का मान है। तो ये हमारा हो गया बलयुग्म का मान। अब ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, हमें एक समान विद्युत क्षेत्र से विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम बहुत छोटी सी दूरी ऊपर घुमाएंगे, यानी डी थीटा घुमाएंगे। और ध्यान दीजिए, जब हम इसको ऊपर की ओर घुमाएंगे तो घुमाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध, क्योंकि ये जो बल है ये इसको इस तरफ खींच रहा है और हमें ऊपर की ओर ले जाना है। तो ऐसे कंडीशन में इस बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम बहुत छोटी सी दूरी पहले विस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे डी थीटा दूरी या कोण विस्थापित करने पर विद्युत द्विध्रुव को लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करने पर कार्य। तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा यहाँ पर छोटी सी यानी बहुत थोड़ा सा दूरी हमने विस्थापित किया था, थोड़ा सा कोण विस्थापित किया ऊपर की ओर ले गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी दूरी के लिए यहाँ पर dw हो जाएगा, कार्य का मान dw हो गया, अर्थात छोटे सी के लिए बात की गई है। तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है होता है बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान हमारा क्या है, बल का मान हमारा है टाउ पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा, विस्थापन कितना है डी थीटा, इतनी दूरी तो हमें विस्थापन करना है, अर्थात यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी थीटा। इतनी चीज हो गई, अर्थात यहाँ से हमें dw का मान मिल गया, अर्थात छोटी सी दूरी विस्थापित करने में किया गया जो कार्य है वो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डी थीटा ना विस्थापित करके हम ज्यादा दूरी, अर्थात हम मान लेंगे ये θ1 कोण पर बना है, और अब हम विस्थापित करेंगे कुछ इसको इतना सा, यानी कि इतनी दूरी विस्थापित करेंगे, ये कुछ यहाँ से ये माइनस क्यू यहाँ हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ हो जाएगा। अब ये θ1 से हमें θ2 कोण तक विस्थापित करना है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें θ2 कोण तक विस्थापित करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो कार्य हमें मिला है छोटी सी दूरी के लिए, इसी का समाकलन कर देंगे और लिमिट क्या लगा देंगे θ1 से θ2 तक, बस हमें तुरंत मान मिल जाएगा इस कार्य का। तो अब हम लिखेंगे अतः θ1 से θ2 कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसी का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट क्या लगाएंगे θ1 से θ2 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे θ1 से θ2 तक, और यहाँ पर हमारा ये वाला मान हो जाएगा, इसी का तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू, ये यहाँ पर इस तरफ बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो पीई इंटीग्रल θ1 से θ2 और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा W इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पर माइनस पीई, यहाँ पर देखो कॉस थीटा का जब समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और उसके बाद में यहाँ पर लिमिट लगेगा θ1 से θ2, यही तो लगेगा। अब यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस पीई
और उसके बाद में यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही तो हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा थीटा 2 हो गया, लोअर लिमिट हमारा थीटा 1 हो गया, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, W इजिकल टू हो जाएगा PE, और जब माइनस को गुणा करेंगे तो ये वाला पद प्लस में हो जाएगा, तो इसको आगे कर लेंगे, कॉस थीटा 2 हो जाएगा, और ये जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको पीछे कर लिया, कॉस थीटा 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जब इसका माइनस में इसमें गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर कर दिया, और ये प्लस में हो जाएगा तो इसको यहाँ पर कर दिया, ये इतनी बात हो गई। और यही जो हमारा कार्य होगा, ये कार्य क्या होगा, हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा। अब यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 का मान अर्थात कितना कब विस्थापित करना है, बारी बारी से थीटा 1 का मान आप अलग अलग रखते जाएंगे, आपका मान यहाँ पर मिलता चला जाएगा। तो इस चीज का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ध्यान दीजिए इस वाले मान का यहाँ पर आपको याद कर लेना है इस मान को, क्योंकि इसका यूज अभी अगले वाले टॉपिक में होगा। तो यहाँ पर इसका ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट, उसके बाद में चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा सबसे पहले हमने लिख दी है, इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर सूत्र को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि अगर इस चीज को हम चित्र के माध्यम से बनाएं तो यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र हो गया, और विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि कोई एक जो विद्युत द्विध्रुव है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखी हुई है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखी हुई है, और ये थीटा कोण बनाती हुई रखी हुई है। और हमको पता है विद्युत द्विध्रुव है तो एक आवेश माइनस क्यू होगा, एक आवेश प्लस क्यू होगा, इतनी बात हमको पता है। अब ध्यान दीजिए, हमें घुमाना किस तरफ है, इसको ऊपर की तरफ घुमाना है, अर्थात कितनी डिग्री हमें घुमाना है, लंबवत दिशा में एकदम से घुमा देना है, अर्थात इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर घुमा देना है, ये कुछ इस प्रकार से, माइनस क्यू इस तरफ हो जाएगा, प्लस क्यू इस तरफ हो जाएगा, घूमा किस तरफ है, इस तरफ, और ये इस तरफ चला गया। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो बीच का कोण हुआ ये क्या हो गया, 90 डिग्री घुमा देना है। तो ऐसे यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर अगर ये एक प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस पर एक बल कार्य करेगा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र के कारण, और इस पर एक बल कार्य करेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस बाहर हो। तो ऐसे एक बलयुग्म लगेगा, और जब बलयुग्म लगेगा तो ये नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर अगर हमको लंबवत करना है तो इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा यहाँ लंबवत करने के लिए। तो यही जो कार्य होगा, ये कार्य हमारा क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारा ये संचित हो जाएगा, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी कि लंबवत घुमाने में इस विद्युत द्विध्रुव में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या निकाला, हमने अभी कार्य का मान निकाला है, और जस्ट हमने कहा था इस चीज को याद कर लेना, हमने यहाँ से इसको मिटाया भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे थीटा 1 से थीटा 2 कंडीशन में जब हमने घुमाया था तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिला था, सूत्र ये मिला था। तो हम लिखेंगे विद्युत, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही तो होता है। ये कौन सा कार्य है, ये किसी थीटा 1 किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 डिस्टेंस को, मतलब थीटा 2 कंडीशन में घुमाने में जो किया गया कार्य है, यही तो हमको मिला था, तो ये हमको पता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा 1 का मान इसमें जब लंबवत हो जाएगा तो थीटा 1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और पहले था कितना, अर्थात थीटा 2 का जो मान हमारा था वो कितना था, थीटा था। ध्यान दीजिए, हमारा इस समय जब स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी ये तब तक ये क्या होगा, 90 डिग्री में रहेगा, तो हमारा थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और था पहले कितना, अर्थात थीटा 2 का मान कितना होगा, थीटा था, तो ये हमारा थीटा 1 का मान 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 2 का मान थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में मान को रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः विद्युत
विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब ध्यान दीजिए, स्थितिज ऊर्जा क्या है? किया गया कार्य, अर्थात लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य जो है वही तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो यहाँ पर जो W है ये क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। यही तो हमारा जो कार्य होगा यही तो हमारा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा U हो गया और मान हम रख देंगे यहाँ पर क्या, PE हो गया। और ध्यान दीजिए cos θ1 के स्थान पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस θ2 के स्थान पर थीटा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए U बराबर क्या हो जाएगा, PE। और विशेष ध्यान दीजिए, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? शून्य होता है, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस cos थीटा, तो माइनस आगे लग जाएगा और यहाँ पर क्या मिला, cos थीटा हो गया। तो ये जो हमारा मान मिला U इजिकल टू माइनस PE cos थीटा, यही हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अर्थात इस थीटा कोण से इसको 90 डिग्री तक घुमाने में जो किया गया कार्य, अर्थात इसको लंबवत लाने में जो किया गया कार्य है, उस कार्य का मान हमारा क्या होगा, माइनस PE cos थीटा। और यही जो कार्य होगा यही हमारी स्थितिज ऊर्जा होगा, इसीलिए हमने इसको U लिख दिया था। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा ये पार्ट आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।